आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, ऐसी संभावना कम है। बस पेशेंस के साथ पढ़ के चारों ऑप्शन को एक एक करके देख के सॉल्व कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, जेई मेन का नोटिफिकेशन आ गया है और शायद आप सबकी तैयारी भी पूरे जोर शोर से हो रही है। जेई मेन के क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर ये देखा गया है कि जेई एडवांस पास्ट ईयर पेपर्स में जो आसान छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे मिलते जुलते या लगभग वही के वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जेई मेन के पेपर में। इसलिए जो सिंसियर स्टूडेंट्स जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 99 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना चाहते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन न भी सही, लेकिन जो आसान श्रेणी के क्वेश्चन थे उनको ज़रूर रिहर्स करें, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनसे मिलते जुलते उनके आसपास कॉन्सेप्ट वाले या हूबहू वही क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं जेई मेन में। जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन पेपर एक मामले में मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगा। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, दोनों पेपर मिलाकर, रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स पे 5 क्वेश्चंस थे। जी आपने ठीक सुना, टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसमें रोटेशनल मोशन का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगता हो, और ये पांचों क्वेश्चन इजियर साइड पे थे। पांचों क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कि आप बहुत कठिन की कैटेगरी में रख सकते हो। तो मुझे लगा कि इन 5 क्वेश्चंस को लेकर मैं ये वीडियो बनाऊं, ये डिस्कशन करूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले जेई मेन के एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg एंड just a minute, and a massless inextensible string of length 1 meter. It is suspended from a fixed point at a height of 0.9 meter above the frictionless horizontal floor. ध्यान दीजिए, मैं भी इस क्वेश्चन को बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा हूं, विश्वास मानिए, और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना बड़ा जरूरी होता है। बाकी पढ़े बगैर हम पहले अभी जो एक सेंटेंस में कहा गया उसके मीनिंग को जरा समझें। तो एक पेंडुलम है जिसको आपने रस्सी से बांधा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो फ्लोर से सिर्फ 0.9 मीटर की हाइट पे है और रस्सी की लंबाई 1 मीटर है। ये हाइट 0.9 मीटर है और जो रस्सी यूज की गई है उसकी लंबाई इससे ज्यादा है, मतलब रस्सी ढीली है, रस्सी लूज है इस समय, ये क्लियर है। Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. इस point of suspension के ठीक नीचे है ये bob या block, जो भी बोलें। A horizontal impulse of 0.2 kg meter per second is imparted to the bob at some instant. किसी इंस्टेंट पे आपने जाकर इसको ठोकर मारा, एक इम्पल्स दिया, इस इम्पल्स की वैल्यू है 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। मुझे पता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं क्वेश्चन में, पर इम्पल्स दिया तो इसका सीधा मीनिंग हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन बनाने वाला ये कह रहा है कि इस ब्लॉक को ऑल ऑफ ए सडन आपने एक स्पीड दे दी, किसी चीज को किक किया आपने, इम्पल्स, सडन फोर्स अप्लाई किया, और इम्पल्स जो है वो 0.2 यूनिट है और ब्लॉक का मास 0.1 kg है। तो जो इम्पल्स आपने दिया दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉब। दैट मीन्स मोमेंट, इस बॉब के पास अगर ठोकर लगने के बाद एक स्पीड v आ गई तो m into v is equal to impulse. Therefore, speed acquired by the bob is the impulse given divided by mass which is 2 meter per second. तो अभी तक की स्टोरी ये है कि एक बड़ी रस्सी, 1 मीटर लंबी रस्सी से 0.9 मीटर के हाइट पे आपने बांध दिया है इस ब्लॉक को जिसका मास 0.1 kg है, और उसको अचानक से आपने एक स्पीड दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड की। आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट एंड द बॉब लिफ्ट्स ऑफ द फ्लोर। ऑब्वियस है, आपने इसको स्पीड दे दी, ये ब्लॉक चला, फ्लोर स्मूथ है, ये ब्लॉक यहां पहुंचा, ये रस्सी की लंबाई 1 मीटर हो गई। इसके तुरंत बाद नेचुरली नेक्स्ट मोमेंट पे ये ब्लॉक उठ जाएगा। रस्सी में टेंशन आ चुका, टेंशन आने के ठीक पहले की सिचुएशन ये है, अभी से अभी तक
ब्लॉक की स्पीड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, रस्सी ढीली थी, उसने कोई फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन नहीं है, तो नेचुरली यहां पहुंचने के बाद रस्सी अचानक से इसको झटका मारेगी, क्योंकि रस्सी में टेंशन लौटने वाला है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक की स्पीड में चेंज हो सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है पता नहीं, पर पक्की बात है कि इसके बाद ये ब्लॉक ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे ऊपर उठने वाला है। क्यों? इसके बाद तो आगे जा नहीं सकता, रस्सी की लेंथ 1 मीटर से बड़ी हो नहीं सकती। लिखा है कि लिफ्ट्स ऑफ द फ्लोर, आई एम सो सॉरी, लिखा ही है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ इज। एक्चुअली ये पैसेज टाइप क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस को एक साथ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख दिया है, लिखने को कहा था किसी को, उन्होंने लिख दिया है, तो ठीक लिखा है उन्होंने। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ। ये बॉब जस्ट उठने वाला है, उसके पहले, अभी उठा नहीं है, अभी उसकी स्पीड यही v है हॉरिजॉन्टल। इस बॉब का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ के अबाउट क्या है, जस्ट उठने के पहले, मतलब अभी रस्सी ने टेंशन लगाया नहीं, झटका लगा नहीं बॉब के ऊपर। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। हम इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हैं लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल मिलता है। एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, इसका पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। सभी बच्चा जानता है कि ये लीनियर मोमेंटम mv की जो लाइन है, लीनियर मोमेंटम की जो लाइन है, उसकी पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर दूरी जो कि 0.9 मीटर है, उससे मोमेंटम को मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है, mvh, यही एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट ओ इस बॉब का। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, mv की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। mv इज नथिंग बट इंपल्स विच इज 0.2 और हाइट दिया हुआ है 0.9, सो दिस इज 0.18 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही है एंगुलर मोमेंटम इस बॉब का पॉइंट ओ के अबाउट। फिर क्वेश्चन कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। ये 4 नंबर आपको मिल गए शायद, जितने भी नंबर का क्वेश्चन रहा हो, 4 नंबर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ। अब जैसे ही ये पेंडुलम हवा में गया, उसके तुरंत बाद इस पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसा सोच सकते हो। सिचुएशन ये दी गई है कि इस बॉब की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये पॉइंट ओ है, ये 0.9 मीटर है, ये 1 मीटर है, और जैसे ही ये हवा में गया, तो नेचुरली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगी। स्ट्रिंग इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और वेलोसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो हम यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो बॉब की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड की, इस 2 मीटर पर सेकेंड के अगर हम 2 कंपोनेंट्स कर दें, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ध्यान दीजिएगा ये लाइन हॉरिजॉन्टल और ये स्ट्रिंग की लेंथ को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा 2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, दैट मीन्स ये जो सर्कुलर पाथ होने वाला है उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में 2 sin थीटा। देखो बहुत सिंपल है, ये थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, और वेलोसिटी 2 है, 2 की कंपोनेंट 2 cos थीटा और 2 sin थीटा। अब स्ट्रिंग जो झटका मारेगी उसकी वजह से क्या होगा, झटका लगते ही, स्ट्रिंग में टेंशन आते ही, इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो हो नहीं सकती। स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग अगर वेलोसिटी है, मतलब स्ट्रिंग लंबी हो रही है। ये तो स्ट्रिंग है भाई, इनएक्सटेंसिबल है, रबर बैंड तो है नहीं, तो नेचुरली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब आप सोचेंगे गायब क्यों हो गया, ये मोमेंटम जो इस पेंडुलम बॉब के पास था वो कहाँ चला गया, तो उसका जवाब ये है कि रस्सी ने जो झटका मारा, रस्सी ने जो इंपल्स लगाया, उस इंपल्स की वजह से इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वो बदल गया, जो भी उसकी वैल्यू थी वहां से वो 0 हो गया। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो वेलोसिटी है उसका ये टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रिजर्व्ड रह जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई झटके फटके वाला फोर्स तो है नहीं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि चोट लगते ही, चोट माने रस्सी ने जो झटका मारा, वो झटका लगते ही जो वेलोसिटी होगी वो 2 sin थीटा होगी। इस डायग्राम को देखिए, ये थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0.9/1 है। ऑब्वियसली
ये हो गया 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो 1.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी इस बॉब की इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज टॉट, इमीडिएटली आफ्टर द बॉब मूव्स इनटू एयर, लीव्स द फ्लोर। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ एम और ये v स्क्वायर। आई होप कि आप सभी इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी इस बॉब की, फिर से एक बार देख लीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड, यस। और स्ट्रिंग ने इसको झटका दिया जिसकी वजह से वेलोसिटी का ये कंपोनेंट एकदम से खत्म हो जाएगा, ये कंपोनेंट बचा रह जाएगा। ये सिंपल डायग्राम है थीटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये थीटा, 2 का कंपोनेंट कॉस थीटा और 2 का कंपोनेंट इधर जो जाएगा वो साइन थीटा। इस ट्रायंगल को देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0.9/1 है, मतलब 0.9 है। तो ये जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बॉब के पास बच जाएगी वो 1.8 मीटर पर सेकेंड बच जाएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर करने से आपको इस बॉब की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। इसी बात को आप ऐसे भी सोच सकते थे, थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका सोचने का ये हो सकता था कि जो बॉब के ऊपर फोर्स लगा, झटके वाला फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, वो रस्सी का टेंशन पॉइंट ओ से पास हो रहा है। तो पॉइंट ओ के अबाउट बॉब के ऊपर कोई भी इंपल्सिव टॉर्क नहीं है। जो फोर्स लगा इंपल्सिव वो पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है, इसलिए उस फोर्स का कोई टॉर्क तो है नहीं पॉइंट ओ के अबाउट। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंट ओ के अबाउट इस बॉब का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। क्वेश्चन बनाने वाला शायद सोच रहा था कि आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले आपसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने को कहा। आपने ये जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया है 0.18, रस्सी में झटका लगने के ठीक पहले, रस्सी में झटका लगने के बाद भी ये एंगुलर मोमेंटम इतना ही रहेगा। अब रस्सी में झटका लगने के बाद बॉब की वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे है, रस्सी की लेंथ के परपेंडिकुलर। तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट लिखेंगे तो क्या होगा? मान लो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी लेट अस से u है, टेंजेंशियल वेलोसिटी u है, मास इनटू u, ये मोमेंटम हो गया इस डायरेक्शन में, इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। तो झटका लगते ही बॉब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेचुरली 1.8 मीटर पर सेकेंड, जो हमने यहां पे लिखा है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इट्स ऑल द सेम। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड सिंपली ऑन राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नथिंग एल्स। मैं इसको बिना पढ़े देख के मुझे याद आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूं ऐसे ही। ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है a, यहां से 3a/4 डिस्टेंस पे यहां पे एक डिस्क रखा हुआ है, ठीक है। डिस्क का सेंटर यहां पे, डिस्क का रेडियस a/4 है। इस डिस्क का मास m है, रॉड का भी मास m ही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रही है। ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा एंगुलर स्पीड से ऐसे स्पिन कर रही है, और साथ में ये पूरा रॉड जो है, ये डिस्क तो स्पिन कर ही रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, साथ में ये पूरा रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड से ऐसे घूम रहा है अपने इस एंड के अबाउट। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ के अबाउट इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिख के बताइए। तो आप में से जो लोग इसको ट्राई करना चाहें बिल्कुल वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, क्वेश्चन को कैप्चर कर लीजिए और एक बार जरूर से खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई गलती ना करें, आप कोई भी गलती ना करें, इसका ध्यान रखिए। सिली मिस्टेक्स ऐसे ही क्वेश्चंस में होते हैं, 2 छूट गया, 4 छूट गया, ये सब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कैप्चर कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। आइए मैं आपके लिए सोल्यूशन कर रहा हूं। देखिए एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे हम। सबसे पहले हम सिर्फ डिस्क के बारे में सोचते हैं, यहाँ 2 चीजें हैं, डिस्क और रॉड। सबसे पहले डिस्क के बारे में सोचते हैं। डिस्क अगर सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही होती, ये एक्सिस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट डिस्क स्पिन कर रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता? आई ओमेगा, अगर सिर्फ स्पिन कर रही होती। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख रहा हूं हाफ एम आर स्क्वायर। बी केयरफुल, डिस्क का रेडियस a/4 दिया हुआ है, हाफ एम आर स्क्वायर, ये हो गया डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मल्टीप्लाई दिस बाय 4 ओमेगा।
ये डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो गया अबाउट इट्स ओन सेंट्रल एक्सिस, ये स्पिन की वजह से। लेकिन अब ये पूरा का पूरा रॉड जब ऐसे घूम रहा है तो ये जो डिस्क का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, वो भी चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं एक रिजिड बॉडी अगर एक कोई जनरल मोशन कर रही हो किसी पॉइंट के अबाउट, उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? पहले सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो स्पिन का एंगुलर मोमेंटम है वो लिखते हैं, जो हमने यहाँ लिख दिया है। और अब आप इमेजिन करो कि सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल, एक पॉइंट है। ये सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल है जिसका मास है m। ये मास कैसे घूम रहा है? ये 3a/4 रेडियस के सर्कल में, ये दूरी 3a/4 है, ध्यान से देखो, ये 3a/4 रेडियस के सर्कल में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो अगर ये डिस्क नहीं होता, यहाँ एक पार्टिकल होता जो 3a/4 रेडियस के सर्कल में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा होता, तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते अबाउट पॉइंट हो? mvr। सो m v मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा इंटू दिस रेडियस विच इज 3a/4, सो ओमेगा इंटू 3a/4, ये लिखा मैंने m v और फिर से एक r, वो r क्या है? 3a/4, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये 3a/4 रेडियस के सर्कल में, ये इमेजिनरी पार्टिकल जो सेंटर ऑफ मास पे रखा है वो 3a/4 रेडियस के सर्कल पे ऐसे घूम रहा है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज सम ऑफ दीज टू टर्म्स। पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो स्पिनिंग है उसकी वजह से लिखा, और अब डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे रखा है मास का एक पार्टिकल इमेजिन करो, वो एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है यहाँ पे अबाउट पॉइंट ओ, उसका एंगुलर मोमेंटम और जोड़ दो। अब यहाँ पे एक और चीज है जो आप केयर फ्री होकर काम करोगे तो जल्दबाजी में मिस कर जाओगे। रॉड भी है, रॉड का मास भी है, और रॉड की लेंथ बताई गई है a, उसका मास m, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ma², इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, ये रॉड का एंगुलर मोमेंटम हो गया। सारे एंगुलर मोमेंटम एक ही सेंस में है, सभी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन इस डायग्राम में अपवर्ड है, इसलिए हम इन सभी टर्म्स को जोड़ देंगे। इसको ठीक से अलजेब्रा करके लिख दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल जेईई मेन में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं और बिल्कुल चेंज ना हो ऐसा भी संभव है। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ क्वेश्चन है, पर आप इसको पढ़ते जाएं और समझते जाएं तो ये बेहद ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप सारे सॉल्यूशन समझ जाएंगे। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट इन XY प्लेन एट ए पॉइंट -L, -H। ऐसा बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा XY प्लेन है, ये ओरिजिन है, और क्वेश्चन के मुताबिक एक पार्टिकल है जो -L -H पे, L की वैल्यू 10 मीटर और H की वैल्यू 1 मीटर है। तो सरल भाषा में कहें तो -10 -1 पे x कोऑर्डिनेट -10, y कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये 1 मीटर है, ये 1 है, और ये 10 यूनिट लेंथ है। ठीक, ये पार्टिकल यहाँ पे है। The particle is accelerated at time t is equal to 0 with a constant acceleration of 10 along the positive x direction। अब इस पार्टिकल को इस पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया गया 10 का। ठीक है भाई, मान लिए। इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन इन SI यूनिट्स r, l एंड टाउ रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट o को हम l लिखेंगे, टॉर्क जो इस पार्टिकल पे लग रहा हो कोई, उसको हम टाउ लिखेंगे। बहुत अच्छा। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, ये सब हम लोग समझते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आई क्रॉस जे के होता है, नो डाउट अबाउट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, पार्टिकल अराइव्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू l मीन्स 10 मीटर, y इज इक्वल टू -h, h इज 1 मीटर। पार्टिकल कहां पहुंचा? यहां पहुंचा जी, ये 10 मीटर, x 10 मीटर और y की वैल्यू -1 मीटर। पार्टिकल यहां से चलकर यहां पहुंचा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में सिंपली ये कहा गया है कि एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सेलरेशन 10 है, ये 10 मीटर और 10 मीटर 20 मीटर चला, कितना समय लगेगा अगर इसका एक्सेलरेशन 10 है?
वो आ रहे क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑब्वियसली यू 0 है, तो आप टी निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 मीटर, तो 20 मीटर चले आप। 20 इंटू 2, एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, करो रूट, ये आ गया 2 सेकेंड। जी हाँ, 2 सेकेंड में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन था। अगर सिर्फ इतना भी समझ के कर दोगे तो भी पार्शियल मार्किंग 1 नंबर शायद मिल जाएगा। बोलते हैं लोग जेई एडवांस कठिन होता है। ओके, अब क्वेश्चन कहता है टाउ माने टॉर्क इज 2k कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू माइनस l। जिस वक्त पार्टिकल यहां से पास हो रहा है, इस वक्त इस पे लगने वाला टॉर्क 2k कैप। भाई टॉर्क कहां से आ गया? नेचुरली अगर पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है तो फोर्स होगा। ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इस पे लगने वाला एक फोर्स है। फोर्स कितना है बेटा? फोर्स कितना है? फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 0.2 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 10। मतलब फोर्स है 2 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन। इस समय इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर, राइट। तो आर क्रॉस एफ कर दो, तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा। या जो समझदार लोग हैं वो ऐसे ही समझ जाते हैं, अगर ये फोर्स है पॉइंट ओ के अबाउट, टॉर्क लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फोर्स का लाइन, फोर्स का लाइन पॉइंट ओ से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे? 1 मीटर की दूरी पे है। तो टॉर्क कितना होगा? फोर्स विच इज 2 इंटू दिस लेंथ विच इज 1। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा विच इज 2 इंटू 1, 2 SI यूनिट न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का? तो टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ होता है, सभी समझते हैं। ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर 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 ऐसा आर है, और ये वेक्टर एफ है, फोर्स इधर लग रहा है। तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो किधर जाएगा अंगूठा तुम्हारा? बाहर की तरफ। ये एक्स क्रॉस वाई ये जेड डायरेक्शन है, आई क्रॉस जे के डायरेक्शन है। तो फोर्स आर क्रॉस एफ, ये आर ये एफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क भी जेड डायरेक्शन में है, मतलब के कैप, 2k कैप। So torque is 2k cap when particle is passing through this point. Yes, that is fine. That is also right. L is equal to 4k. L angular momentum है when the particle is passing through this point. जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है वो भी वैसे ही लिखते हैं। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत आसान है। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, ए 10 है, टी 2 सेकंड है। तो इस समय पार्टिकल की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। मास कितना है? 0.2 kg। तो पार्टिकल का जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो कितना है? 0.2 इंटू 20, 4 SI यूनिट का मोमेंटम है पार्टिकल के पास। पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का ये लाइन है, मोमेंटम 4 यूनिट है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होता है? ये मोमेंटम आर क्रॉस पी। जैसे आर क्रॉस एफ था वैसे आर क्रॉस पी करना है इस बार तुम्हें, गौर किया जाए। आर क्रॉस पी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं अबाउट पॉइंट ओ, जिसको सरल भाषा में ऐसे सोच सकते हैं आप, ये जो मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन है इसकी यहां से दूरी कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दूरी 1 मीटर है, 4 इंटू 1, एंगुलर मोमेंटम 4 होगा। एंगुलर मोमेंटम का सेंस क्या है? फिर से वही आर क्रॉस पी बाहर की तरफ, तो 4k कैप बिल्कुल सही है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था पहले पार्ट में कि भाई बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उस ब्लॉक का अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट। सेम चीज तो यहां भी पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट 2 बार, वो भी आसान तरीके से। ग्रेट। टॉर्क इज इक्वल टू के कैप व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू। अब ठीक इसी तरीके से ये पार्ट तुम खुद चेक कर लो, ये कोऑर्डिनेट बदल दिए गए। यहां से जब पार्टिकल पास हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन जो देखने में बड़े अजीब से लग रहे हों, जेई एडवांस में कई सारे पूछे जाते हैं, दर्जनों पूछे जाते हैं। पेशेंस के साथ पढ़ के कर दो, डन। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जेई मेन में कब रिपीट हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W, ये हॉरिजॉन्टल बीम है जिसका वेट है, ये रॉड है जिसका वेट है W, इट इज यूनिफॉर्म एंड लेंथ L, इसकी लेंथ है L, इट इज हिंज्ड ऑन ए वर्टिकल वॉल एट पॉइंट O, यहाँ पे पिन किया हुआ है, ये हिंज किया हुआ है, एंड इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल रोप, ये लाइट इनएक्सटेंसिबल रोप है, हल्की रस्सी है, इससे ये बंधा हुआ है। द अदर एंड ऑफ द रोप इज फिक्स्ड एट पॉइंट Q एट ए हाइट L अबव द हिंज पॉइंट O से L हाइट पे यहाँ रोप को बांध के रखा गया है। ए ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा W, अल्फा टाइम्स W इज अटैच्ड to the end point P of the beam as shown in the figure. The rope can sustain a maximum tension of 2√2W. रोप जो मैक्सिमम टेंशन ले सकती है उसकी वैल्यू इतनी है, इससे ज्यादा टेंशन दोगे टूट जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? अगेन दिस इज अ वेरी व्हाट शुड आई से, वेरी रूटीन काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये ऐसा क्वेश्चन है, फिर से देखिए, जो इसको एकदम रूटीन क्वेश्चन की क्लास में रखा जा सकता है। आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो ऐसी संभावना कम है, बस पेशेंस के साथ पढ़ के चारों ऑप्शन को एक एक करके देख के सॉल्व कर देना है। तो बड़े रूटीन टाइप का क्वेश्चन है। जी हाँ, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। पॉइंट O पे जो हिंज फोर्स लगा रही है रॉड पे, उसके वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है कि वो अल्फा पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है। दैट मीन्स इससे ये समझ में आया कि ये हिंज जो फोर्स लगा रही है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को पता करना है। फिर टेंशन इन दी रोप पूछा गया है, और फिर चौथा क्वेश्चन टेंशन से ही रिलेटेड है कि रोप किस कंडीशन में ब्रेक कर जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने किया होगा, आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा कि अगर मैं पॉइंट O के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टडी करता हूं तो मुझे एक झटके में रस्सी में टेंशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हिंज फोर्स लगा रही है वो सारे फोर्स यहीं से पास हो रहे हैं। हिंज जो फोर्स लगा रही है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट्स फाइन, पर उस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं है क्योंकि फोर्स यहीं से पास हो रहा है। तो अगर मैं इस बीम के इक्विलिब्रियम को स्टडी करता हूं तो इसमें हिंज फोर्स नहीं आएगा अगर मैं पॉइंट O के अबाउट टॉर्क को जीरो कर रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के इक्वेशन को लिख रहा हूं, और मुझे रस्सी का टेंशन वही एकमात्र अननोन है, तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो रस्सी का टेंशन है ये T है, देखिए, और ये जो ऑफकोर्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये अल्फा W के बराबर लगेगा, जो वेट है उस ब्लॉक का वो अल्फा W है, और रॉड का सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स होगा जो उसके वेट के बराबर होगा। अब हमें ये करना है कि इस पॉइंट के अबाउट इसका और इसका जो टॉर्क है जो इस रॉड को नीचे गिरा देना चाह रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? टेंशन का टॉर्क जो इसको ऊपर उठाना चाह रहा है। बस ये इक्वेशन लिखते ही टेंशन आ जाएगा। टेंशन का टॉर्क कैसे लिखोगे? आप चाहो तो टेंशन के दो कंपोनेंट कर सकते हो, है ना। जस्ट एक मिनट, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये भी L है, ये भी L है, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री का एंगल है। आप तुरंत समझ जाओगे कि टेंशन का ये कंपोनेंट T/√2 होगा और इधर का कंपोनेंट भी T/√2 होगा। बच्चों मैंने टेंशन के दो टुकड़े कर दिए टॉर्क को लिखने के लिए। तो टेंशन के इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क नहीं है अबाउट पॉइंट O, टेंशन के सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क है। कितना टॉर्क है? T/√2 ये फोर्स है, अपवर्ड फोर्स, ऐसा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी L पे है। ये टेंशन की वजह से टॉर्क है रॉड के ऊपर जो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये किसके बराबर होगा? ये वेट फोर्स का टॉर्क W इंटू L/2, और ये वाले वेट फोर्स का टॉर्क विच इज अल्फा WL। अल्फा W फोर्स है, वेट फोर्स, और यहां से उसकी दूरी L है। ये दोनों ही टॉर्क इसको नीचे गिरा देना चाहते हैं। तो यहां से हमें सीधा सीधा टेंशन की वैल्यू मिल गई। टेंशन इज √2 टाइम्स W/2 प्लस अल्फा W, यही है टेंशन फोर्स। अब टेंशन के बारे में दो बातें पूछी गई हैं, पहले इनका निराकरण कर लेते हैं। द टेंशन इन द रोप इज 2W इफ अल्फा इज 0.5। रखिए भाई, अल्फा की जगह 0.5 रखिए, 1/2 रखिए। अल्फा की जगह 1/2 रखेंगे तो ये दोनों मिलकर के W हो जाएगा, और अल्फा की जगह 0.5 मतलब 1/2 रखने से ये √2W हो जाएगा। तो टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5। ये सही नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा आंसर आया √2W। द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1.5। What happens if alpha is 1.5? Let us say alpha is 1.5. Alpha is 1.5 means 3/2
ये दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया 2W, 2√2W, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगर 1.5 के बराबर ली हमने तो रस्सी में टेंशन इतना हो चुका है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, 2√2W। तो अल्फा की वैल्यू जरा भी इससे बड़ी करेंगे, 1.5 से बड़ी करेंगे तो जो टेंशन है वो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, और टेंशन इस नंबर से बड़ा हुआ तो रोप जरूर ब्रेक कर जाएगा। तो ये ऑप्शन सही और ये ऑप्शन गलत एकदम समझ में आ गया। अब हमें निकालना है कि हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। ऐसा कुछ पूछा गया है इसमें, हाँ ऐसा कुछ पूछा गया है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब इस पे फोर्स बैलेंस कर देते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। अब आप देखिए टेंशन आप जानते हो, ये जो T/√2 हॉरिजॉन्टल फोर्स है रॉड के ऊपर, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? नेचुरली ये जो हिंज है ये इस तरफ एक फोर्स लगा रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx लिख ले रहा हूं। Fx की वैल्यू कितनी है? T/√2 के बराबर है। T कितना है? ये T है। T/√2 करेंगे तो क्या आएगा? ये टर्म आएगा। तो ये जो T/√2 है इसके बराबर हॉरिजॉन्टल फोर्स हिंज लगा रहा है, तो Fx की वैल्यू क्या हो गई? T/√2, ये √2 कैंसिल हो गया, यही है Fx, दिस इज Fx। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? The horizontal component of reaction force at O is equal to W for alpha is equal to 0.5। अल्फा 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये ध्यान से देखिए। अल्फा 1/2 रख के देखिए, W हो गया W, और हमने कहा है कि जो Fx है, अच्छा लिख देता हूं भाई, Fx इज इक्वल टू T/√2। T/√2 मतलब W/2 प्लस अल्फा W। अब अल्फा अगर 0.5 है तो ये W के बराबर ही तो हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.5। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए पे आते हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, इस पे जरा गौर किया जाए। ये वर्टिकल कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है? ये वर्टिकल कंपोनेंट और T/√2, दिस Fy प्लस T/√2, ये दोनों को मिलकर के ये बैलेंस कर रहा है। गौर कीजिए। सो Fy प्लस T/√2 मतलब Fy प्लस T/√2, ये टेंशन खुद इतना है। Fy प्लस T/√2 इज इक्वल टू W प्लस अल्फा W। देखिए गौर से देखिए, Fy प्लस T/√2 इज W प्लस अल्फा W। तो ऐसा करने से Fy की वैल्यू कितनी आ गई? W/2। तो वर्टिकल कंपोनेंट डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ अल्फा। वाओ, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, तो देखो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल हैं, बड़े आसान से सवाल हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको जेईई मेन के पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। यही मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि वो छोड़ देते हैं कि यार मैं एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। अरे क्यों नहीं कर रहे हो भाई? एडवांस में आए हुए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिखाने वाले होते हैं, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके सब लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो? इवन KVPY जैसा एग्जाम जो है उसमें भी एडवांस के क्वेश्चन से इंस्पिरेशन लेके क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप क्यों छोड़ रहे हो उसको? तो क्वेश्चन है सीखने के लिए, और किसी ने बड़े सोच समझ के बनाए हैं क्वेश्चन, सिखाने वाले क्वेश्चन है, जरूर करने चाहिए, भले ही आप टारगेट जेईई मेन का ही क्यों ना कर रहे हो। हाँ, ये एक और क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए अभी तक, 4 कर दिए, इसको छोड़ दूं? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देता हूं एज यूजुअल आपके लिए होमवर्क। ये कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इन्होंने यूनिफॉर्म वर्ड नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। एक यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m और रेडियस r है, और इसके सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया जा रहा है ग्राउंड में, और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हुआ है। इस फोर्स की वजह से सेंटर का एक्सेलरेशन a है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर इज a बिकॉज ऑफ this force. Okay, acceleration is a given quantity, right? F is not actually a given quantity. The acceleration due to, नहीं, F भी given quantity है, F के बारे में भी कुछ कहा है, ठीक है, पढ़ते हैं। The acceleration due to gravity is g given that object rolls without slipping. Friction is large enough to prevent slipping. Pure rolling हो रही है. Which of the following statements is are correct?
For the same f, the value of a does not depend on whether the cylinder is solid, hollow. For solid cylinder, मैंने solid friction force के बारे में पूछ रहा है और दो तरह की बातें कर रहा है ये। एक तो मोटा मोटी देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स का हालचाल क्या है भाई, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू पे है, उससे कम है, ब्ला ब्ला। और एक ये चीज पूछ रहा है कि सॉलिड सिलेंडर है तो क्या होगा और हॉलो सिलेंडर है तो क्या होगा। तो इन जनरल मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए गौर से। मान लेते हैं एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब भाई ये सॉलिड होगा यूनिफॉर्म तो हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, और ये अगर हॉलो है, बिल्कुल सरफेस पे मास है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगी। बस इतना ही तो फर्क है दोनों में। अब मान लेते हैं कि एफ फोर्स लगाया गया और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एफ है, मान लेते हैं। तो इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आप बड़े आसानी से ऐसे लिख सकते हो, नेट फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब सेंटर के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो इस फोर्स का तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सेंटर पे लगाया गया, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से एक ऐसा ऐंठन है, एक ऐसा टॉर्क है, और फ्रिक्शन का टॉर्क एफ इंटू आर के इक्वल है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के अबाउट एफ इंटू आर है, दिस मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा, जहां आई का मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पेन के अबाउट। सो मैं इसको आई ही लिख रहा हूं अभी, अल्फा। अब अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो सभी बच्चे समझते हैं कि ए मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा। तो मैं अल्फा की जगह ए बाय आर लिख दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा, इस आर को भी नीचे कर दिया और अल्फा को भी ए बाय आर लिख दिया। ये काम का इक्वेशन हो गया तुम्हारा और ये काम का इक्वेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे पूछता है फॉर ए, एक स्टेप और कर लेता हूं फिर आता हूं क्वेश्चन पे, एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें या सिंपली फ्रिक्शन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अब आप देखिए F इज इक्वल टू m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने से या फ्रिक्शन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करने से, यहां से हम ए को लिख सकते हैं F के टर्म्स में। अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे, ये सबसे आसान लग रहा है। फॉर ए थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए विल बी F बाई 2m। अगर फोर्स F लगाया गया है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? थिन वॉल्ड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर, उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? एम आर स्क्वायर। यहां पे अगर तुम एम आर स्क्वायर लिखोगे, एम आर स्क्वायर कैंसिल, एम और एम क्या हो जाएगा? 2m। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? F बाई 2m। तो थिन वॉल्ड सिलेंडर अगर है तो ए की वैल्यू क्या होगी? F बाई 2m। बिल्कुल सही लग रहा है ना सही? देखिए, the magnitude of frictional force on the object due to the ground is always mu mg. Oh. It is actually it is not necessary. फ्रिक्शन जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा ऐसा जिससे कि A इज इक्वल टू आर अल्फा बना रहे। अब मोटी बात जो आपको यहां समझ में आनी है वो ये है कि जैसे रिंग है, ये रिंग माने हॉलो सिलेंडर है, तो तुम फोर्स F लगाओगे, ये फोर्स इसको एक्सेलरेट करना चाहता है। मास तो हॉलो हो या सॉलिड दोनों सेम बताया गया है, पर अगर ये रिंग है तो इसकी रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो इसको ज्यादा अल्फा देना होगा, ज्यादा बड़ा टॉर्क लगेगा एक सर्टेन अल्फा देने के लिए। समझिए मेरी बात को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होने से ए आर अल्फा के बराबर हो, इसके लिए जो अल्फा रिक्वायर्ड है वो अल्फा बनाने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है तो बड़ा टॉर्क लगेगा। यार ऐसे कॉमन सेंस से मोटा मोटी सोच रहे हैं हम लोग, तो बड़ा टॉर्क लगेगा मतलब फ्रिक्शन को शायद ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शन बड़ा होगा। लेकिन यही अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो छोटा टॉर्क होने से भी सेम अल्फा मिल सकता है आपको, समझिएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। मतलब इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करें ये जरूरी नहीं है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देख के, माने इस ऑप्शन को तो देख के ही हम रिजेक्ट मार सकते हैं। नहीं सॉरी, ये वाला ऑप्शन नहीं है, आई एम सो सॉरी। कौन सा ऑप्शन था? तीसरा, सी ऑप्शन जो है, इसको तो हम देख के रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, अगर ये स्फीयर हो तो बिल्कुल डिफरेंट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसके लिए ये प्योर रोलिंग करे। अगर आपने एफ को फिक्स रखा है सारे केसेस में, तो नेचुरली इस ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि
अलग अलग शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगी, टॉर्क की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, फ्रिक्शन अपनी जी जान लगा देगा, जहां एडजस्ट करने की जरूरत होगी वहां एडजस्ट हो जाएगा, जिससे कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा बना रहे। और ए इज इक्वल टू आर अल्फा अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अलग अलग होगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हर बार म्यू एम जी होगा ऐसा तो ठीक नहीं लगता। आइए, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी। सॉलिड सिलेंडर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। यहां पे देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को, एफ के टर्म्स में बात नहीं हो रही है। मुझे इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन देना है विद द कंडीशन दैट देयर इज नो स्लिपिंग। मैं फोर्स बढ़ाता हूं, एक्सेलरेशन बढ़ेगा नो डाउट, फ्रिक्शन भी अपना ताकत बढ़ाएगा ताकि अल्फा दे सके। मैं फोर्स बढ़ाता हूं, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी ताकत बढ़ाएगा ताकि अल्फा दे सके बड़ा सा। फ्रिक्शन अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच गया मान लो, उसी समय तुम्हारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब इससे ज्यादा अगर इस फोर्स को करोगे तो बेचारा फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाएगा तो अल्फा बढ़ नहीं पाएगा। ए तो बढ़ा दिया तुमने बड़ा फोर्स करके, और अल्फा नहीं बढ़ पाया, तो ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा हो जाएगा और स्लिपिंग होने लगेगी। तो बिल्कुल आप ध्यान से सोचोगे तो समझ जाओगे कि जब सॉलिड सिलेंडर या किसी की भी बात की जा रही है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए पूछा जा रहा है, दैट मीन्स उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम है। इसी इक्वेशन से देख सकते हैं, फ्रिक्शन अगर अपने पीक पे हो, म्यू एम जी के बराबर हो, और सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, तो आई जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर है। तो जो ए मिलेगा तुम्हें वो नेचुरली 2 म्यू जी मिलेगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। एक ऑप्शन सिर्फ रह गया जिसको मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि शायद मेरी बातों में वो आ चुका। फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। शायद मेरी बातों से आपको ऑलरेडी हिंट मिल चुका है, और आप खुद जज कर लो कि ये सही है कि गलत है। तो बच्चों, ये 4-5 क्वेश्चन थे प्रिसाइजली जो जेई एडवांस 2021 में पूछे गए थे। पांचों में रोटेशनल मोशन का कुछ ना कुछ एंगल था, और ये सब ऐसे आसान से क्वेश्चन थे जो रूटीन क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, और इन सब से मिलते जुलते क्वेश्चन जेई मेन 2024 में अगर देखने को मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। गुड बाय।